अस्मा अहमद बिनते अशफाक अहमद, आपका निकाह फ़हद चौधरी वल्द अशरफ चौधरी से 5,000 सिक्का रईजुल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो 17 साला लड़की जिसे अभी पढ़ना था, कुछ बनना था, आज अपने बाप के जुए में हारे गए पैसों के एवज अपने से 20 साल बड़े चौधरी फ़हद से निकाह कर बैठी थी। उसका बाप सिगरेट का कश लगाता अपनी बेटी को घूरने लगा, जो डरते हुए एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रही थी। ए बोलना, मुंह क्यों बंद है तेरा? उसका बाप गुस्से से बोला तो अस्मा का दिल थक से रह गया। उसका बाप उस वक्त उसे लाल रंग का जोड़ा पहनाए चौधरी फ़हद के अड्डे पर लेकर आया था और अब ज़बरदस्ती निकाह के लिए मजबूर कर रहा था। अब्बा, ये बहुत बड़े अंकल हैं, वो मासूम डरते डरते बोली। तेरी तो। अहमद भट्ट उसे मारने को आगे बढ़ा कि फ़हद चौधरी ने उसे रोक लिया। अरे यार, क्या कर रहा है? इतनी नाजुक सी है वो, एक थप्पड़ से बेहोश हो जाना है इसने। अब तो ये मेरी है, निकाह करे या बिना निकाह के ही लेकर तो मैं ही जाऊंगा ना। फ़हद चौधरी खबासत से सिगरेट का गहरा कश लेते मुस्कुराया था। अस्मा के 14 तबक रोशन हुए। चल, निकाह सुहाग रात के बाद कर लेंगे, जब तुझे अपने बच्चे की माँ बना लूँगा। फ़हद चौधरी ने उठते हुए अस्मा का नाजुक सा हाथ अपने सख्त और खुरदरे हाथों में पकड़ा कि वो तड़प कर रह गई। छोड़ो मुझे अंकल, आपकी बेटी की उम्र की हूँ मैं, कुछ तो लिहाज करो। अस्मा ने तड़पते हुए अपनी कलाई फ़हद चौधरी के हाथ से छुड़ानी चाहिए, लेकिन फ़हद चौधरी ने उतनी ही सख्ती से उसकी कलाई को दबोचा। अस्मा ने आगे बढ़कर दांतों से उसकी मोटी कलाई पर जोर से काटा तो फ़हद चौधरी का दिमाग पल में घूमा। उल्टे हाथ का एक थप्पड़ रसीद करते उसे दूर सहन में फेंका। उसके आदमियों ने जोरदार कहकहा लगाया, जबकि फ़हद चौधरी अपनी कलाई को देखता गुस्से से अस्मा की जानिब बढ़ा। वो डर के मारे पीछे की जानिब खिसकी। मैं तो तेरे साथ कमरे में सुहाग रात मनाना चाहता था, और तुझे यहाँ सबके सामने अपनी इज्जत का जनाजा निकलवाना है तो यहीं सही। फ़हद चौधरी ने कहते ही अपनी कमीज़ उतार कर दूर उछाली। उस वक्त वहाँ इतने मर्दों के बीच वो अकेली थी और फ़हद चौधरी दरिंदा बना उसकी जानिब बढ़ रहा था। अब्बा, अब्बा, अस्मा रोते हुए बाप को देखते चिल्लाई, जो अपने कान के पीछे उड़सी नई सिगरेट सुलगाते उसके कश भर रहा था। फ़हद चौधरी ने अस्मा को टांगों से पकड़ते अपनी तरफ खींचा। उसकी कमर पर बुरी तरह रगड़ लगी। लाल जोड़े पर लगे मोती उसकी कमर में घुप गए थे। वो दर्द से चिल्ला उठी। उसका दुपट्टा उतार दूर अपने आदमियों की तरफ उछाला। अस्मा ने उस शैतान को अपनी तरफ बढ़ता देख पूरा जोर लगा अपनी टांग उसके सीने पर मारी। वो अपना तवाजुन बरकरार ना रखता पीछे जा गिरा। जहाँ लोहे की एक पाइप थी, उस पर बुरी तरह गिरते लोहे का पाइप सीधा फ़हद चौधरी के दिमाग पे लगा और वो वहीं गिरता बेसुध हुआ। पल भर में वहाँ सन्नाटा छा गया। सभी साकित से फ़हद चौधरी के बेजान वजूद को देखने लगे। गंभीर खामोशी में अस्मा के एक सिसकी उभरी। वो उठकर बैठी और उस शैतान को देखती कांपने लगी, जो पूरी आंखें खोले बेसुध था। वो एक चक्कर, एक आदमी ने दूसरे से कहा तो उसने आगे बढ़ते फ़हद चौधरी की नब्ज़ चेक की। ये भाई, ये तो अल्लाह के पास चला गया, उस आदमी ने ऊंची आवाज़ में कहा तो अस्मा का बाप गुस्से से सिगरेट फेंकता उसकी जानिब बढ़ा। अभी वो कुछ कहता कि उसी वक्त बाहर फायरिंग शुरू हो गई। भागो, पुलिस की रेड पड़ी है, बाहर से ही एक आदमी ने अंदर आकर कहा तो वहाँ मौजूद सब लोग भागने के लिए मुख्तलिफ रस्तों से वहाँ से निकलते चले गए। अस्मा ने घबराए हुए सबको देखा और अपनी जगह से उठते हुए अपने बाप को भी वहाँ से पिछली तरफ से भागता देख रही थी। उसकी नज़र बेख्तियार सामने बेजान पड़े वजूद पर पड़ी तो नज़रों में हक़ारत उभरी। वक्त का फ़िरौन था वो, जो बेमौत मारा गया। पुलिस ने आते ही वहाँ मौजूद कुछ लोगों को अपनी हिरासत में लिया। एक कमसिन दोशीज़ा को ज़ख्मी हालत में देखते एसपी नाहिर सुल्तान उसकी जानिब बढ़ा था और उसे बाजू से दबोचा तो यकदम अस्मा ने नज़रें फेरते उस पुलिस वाले को देखा। तो फिर तय हुआ। इस माह की 10 तारीख को नाहिर और रिदा का निकाह, जबकि शिजा और आर्यान की शादी कर देंगे। सुल्तान साहब ने अपने बच्चों को देखते अपना फैसला सुनाया तो सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। सुल्तान साहब ने अपने बच्चों को देखते अपना फैसला सुनाया तो सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे ज़्यादा खुश रिदा थी। फाइनली उसे उसका प्यार जो मिलने वाला था। सीमाब बेगम ने सबका मुंह मीठा करवाया। खलील सुल्तान के 2 ही बच्चे थे,
एक बेटा जावेद सुल्तान और दूसरी बेटी रुबीना। दोनों की शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से अपने हम पल्ला लोगों में की थी। जावेद सुल्तान और सिमात बेगम के बड़े बेटे नाहिर सुल्तान थे जो एसपी के ओहदे पर फाइज थे और उससे 3 साल छोटी बेटी थी शेजा। वहीं रुबीना की शादी यूसुफ से हुई। अल्लाह ने उन्हें भी आर्यान और रिदा से नवाजा। आर्यान नाहिर से 1 साल बड़ा था जबकि रिदा और शेजा हम उम्र और घर में शादी की तारीख रखते ही खुशी की लहर दौड़ी थी। आर्यान ने अपने बाबा का बिजनेस ज्वाइन कर रखा था और उस वक्त बाबा के बुलाने पर वो मामू के घर आया, वरना गैदरिंग से उसकी जान जाती थी। वो संजीदा सा सोबर सा बंदा सभी को पसंद था, जबकि शेजा तो उससे बहुत घबराती थी। उनके निकाह को 1 माह हो गया था लेकिन कभी एक दूसरे से फ्री नहीं हुए, बल्कि शेजा उसके सामने जाते ही नज़रें झुका लेती और रिदा उतनी कॉन्फिडेंट थी। वो ना सिर्फ धड़ल्ले से अपने मामू के घर के हर काम में मुदाखलत करती बल्कि नाहिर से भी थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करती, लेकिन नाहिर घर में टिकता ही कम था। उसके आने जाने की कोई टाइमिंग नहीं थी। अभी भी शाम से रात होने को आई थी लेकिन नाहिर सुल्तान की वापसी का कोई इम्कान न था। भाई बहू खाना लगा दे, आज भी लगता है हमारा शेर लेट आएगा। खलील साहब ने घड़ी पर वक्त देखते कहा तो रुबीना और सिमाब एक साथ किचन की जानी पड़ी थी। रिदा सलाद की प्लेट सजाने लगी जबकि शेजा फ्रूट ट्राइफल को फ्रिज में रख रही थी। सिमाब बेगम ने मुलाजमा के हाथ टेबल पर प्लेट्स लगवा दी कि उतने में नाहिर की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। लें जी आ गए भैया। शेजा चहकी और खुशी से बाहर की जानिब बढ़ी थी कि अचानक से आर्यान के साथ बुरी तरह से टकरा गई। आर्यान ने उसे कमर में हाथ डाले, गिरने से बचा, संभल के। आर्यान ने फिक्रमंदी से उसे देखते कहा। शेजा का तो दिल पल में उछलकर हलक में आया था और वो यूं भी सबके सामने शेजा घबराते हुए पीछे हटी। शर्मिंदगी से सर झुकाए वो वापस भागने लगी कि गेट से अपने भाई के साथ लाल जोड़े में एक कमसिन लड़की को आता देख वहीं गूंग रह गई। बाकी सबकी नजरें भी उस पर उठी। एक पल को सभी बगैर पलकें झपके उन्हें देखने लगे, जबकि रिदा की नजरें नाहिर सुल्तान के हाथ पर थीं जो उस लड़की की कलाई को थामे हुए था। सर, इस लड़की का क्या करना है? इंस्पेक्टर काशिफ ने नाहिर सुल्तान से पूछा था, जो अभी सारा पेपर वर्क मुकम्मल करते उठने लगा था। फहद चौधरी मफरूर था, उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। आज मुखबर की इत्तला पर उसने फहद चौधरी के खुफिया अड्डे पर रेड मारी तो फहद चौधरी तो मिला, लेकिन मुर्दा हालत में। उसके कुछ आदमी भी पकड़े गए थे उस वक्त और काफ़ी सारे भाग गए थे। काफ़ी मिकदार में असलहा और ड्रग्स भी बरामद हुई थी। सब कुछ अपनी हिरासत में लेता एसपी नाहिर सुल्तान उस लड़की को तो यकसर फरामोश ही कर गया जो कब से बाहर बेंच पर बैठी थी। अब काशिफ के कहने पर नाहिर ने माथे पर हाथ मारा। उसे तो मैं भूल ही गया था, भेजो उसे अंदर। नाहिर के कहने पर काशिफ ने उस लड़की को अंदर भेज दिया। मेकानकी अंदाज में चलती वो उसके ऑफिस में दाखिल हुई। नाम क्या है तुम्हारा और वहाँ फहद चौधरी के अड्डे पर तुम कैसे पहुंची? नाहिर ने मोबाइल पर माँ के मैसेज का जवाब देते उजलत में उससे पूछा। अस्मा ने सर उठाकर उस पुलिस ऑफिसर को देखा। मेरा बाप मुझे बेचने गया था, निकाह करवा के अपना कर्ज उतरवाना चाहता था। उसकी बात पर नाहिर ने चौंकते सर उठाकर उस दोशीज़ा को देखा। उम्र क्या है तुम्हारी? मोबाइल एक तरफ रखते अब वो लड़की की तरफ मुतवज्जो हुआ। अभी 18 की नहीं हुई, वो पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दे रही थी। तुम्हारा बाप कहाँ है? भाग गया। अब की बार लहजे में नफरत थी। तुम क्यों नहीं भागी? वो माथे पर बल डाले उसे घूरते हुए पूछा। कोई ठिकाना नहीं था जहां भाग के जाती। अब की बार उसकी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। नाहिर ने अपनी नज़रों का रुख बदला था। तुम्हें किसने मारा? वो अब अपनी जगह से उठकर उसके पास आते उसका चेहरा देखते हुए पूछने लगा। फहद चौधरी ने। मैंने निकाह से इनकार किया तो मुझे मारा उसने। वो अपना नीचे वाला होंठ बाहर निकालती शिकायत लगाने वाले अंदाज में बोली। चलो, अब वो मर गया है तो तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, तुम जाओ। नरा नहीं है वो। उसकी बात पूरी होने से पहले उसने बात काटी थी उसकी। मैंने उसे मारा है, वो इतने धड़ल्ले से बोली कि नाहिर ने हैरत से पलटते उस कमसिन लड़की को देखा। नाहिर को यकीन नहीं आया। फहद चौधरी को उसके अड्डे पर उसके आदमियों की मौजूदगी में ये नाजुक सी लड़की कैसे मार सकती है? क्या बोल रही हो तुम? वही जो आपने सुना। अब भी वो पूरी खुद एतमादी से जवाब दे रही थी। कैसे? नाहिर को अपनी आवाज़ पर मुश्किल सुनाई दी। वो बिना निकाह के मुझसे सबके सामने बदतमीज़ी कर रहा था। कहता था सुहाग रात मना के तेरे से बच्चा पैदा करूँगा। मैंने गुस्से से उसे टांग मारी तो वो पीछे लोहे के पाइप पे सर जा लगा उसका और वो मर गया। आंसुओं का गोला हलक में अटक रहा था। अपनी बात मुकम्मल करते अस्मा ने टेबल पर पड़े जग से पानी ग्लास में उंडेलते लबों से लगाया और एक ही सांस में पी लिया। अपने आंसू पोंछे और नाहिर की जानिब देखा। मुझे पता है कत्ल की सज़ा फांसी होती है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। इंस्पेक्टर भाई
एसपी नाहिर ने उसको दुरुस्तगी करवाई। एसपी नाहिर सुल्तान, जी वही एसपी भाई। वो आंसू पोंछते हिचकी से बोली, अच्छा तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? वो अपनी सीट पर बैठता फाइल खोलते पूछने लगा। अस्मा। अस्मा? अब इतनी रात गए तुम्हें कहाँ छोड़ूं मैं? पुलिस स्टेशन सेफ जगह नहीं है, कोई रिश्तेदार है तो उसका एड्रेस दे दो। अस्मा ने नफ़ी में सर हिलाया। आपने मुझे जेल में बंद करना है ना? वो हैरानी से पूछने लगी तो नाहिर ने गहरा सांस भरा। नहीं, फहद पेशावर मुजरिम था, शूट एट साइट का ऑर्डर था, तुमने सेल्फ डिफेंस में मारा है उसे, केस बनता ही नहीं। खैर मुझे देर हो रही है, मैं इंस्पेक्टर काशिफ से कहता हूँ रात का तुम्हारा बंदोबस्त कर दे, फिर सुबह प्लीज़ मुझे छोड़ के नहीं जाना। आप अच्छे हैं एसपी भाई, मुझे भी साथ ले जाएं। वो उसका रास्ता रोकते हुए बोली तो नाहिर एक पल को ठिठका। उसे कुछ समझ नहीं आया इस हालत में वो कैसे उसे अपने साथ अपने घर में ले जाए, पर उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन था ही नहीं। इंस्पेक्टर काशिफ भी अकेला रहता था, फैमिली थी नहीं उसकी यहाँ, इसलिए कुछ सोचते घड़ी पर वक्त देखते वो अस्मा को अपने घर ले गया। लेकिन घर में दाखिल होते सबने उसे जिन नज़रों से देखा था वो माथा मसल कर रह गया। अब आप खुद बताएं मैं क्या करता? नाहिर ने सारी बात घर के बड़ों के सामने रख दी और उनसे पूछने लगा था। पर्दे की ओट में खड़ी शेजा और रिदा ने भी ये सब कुछ सुना था। बेटा तुमने तो हमदर्दी की है, लेकिन ये मुआशरा इस हमदर्दी को कोई और नाम ही दे देगा। उसकी वालदा ने फिक्रमंदी से कहा, अम्मी मैं कानून का मुहाफिज हूँ, मुझ पर जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के हर शहरी की हिफाजत करूँ, मैं इस फ़र्ज़ से मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना। नाहिर कत्तई अंदाज में कहता अपनी जगह से उठा। मुझे उम्मीद है सब मेरे इस फैसले का एहतराम करेंगे। कुछ दिन की बात है, केस अदालत में फ़ाइल होते ही वो पुलिस कस्टडी में होगी, फिर जो अदालत डिसाइड करेगी वही होगा। लेकिन तब तक ये बेफिक्र रहो नाहिर बेटा, ये बच्ची हमारे घर मेहमान है और हम बहुत मेहमान नवाज हैं, इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं होगी। खलील साहब ने नाहिर की बात को काटते मोहब्बत से कहा तो सब ने हाँ में हाँ मिलाए, जबकि रिदा को ये फैसला किसी सूरत अच्छा नहीं लगा। सीमात बेगम ने अस्मा को शिजा के साथ कमरे में भेज दिया ताकि उसे कपड़े वगैरह फराहम कर सके और ख़ुद नंद के साथ खाना लगाने लगी। रिदा भी शिजा के पीछे कमरे में आई। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? रिदा के अंदाज में हकारत थी। शिजा जो कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी रिदा के अंदाज पर चौंकी। सामने बैठी लड़की उनसे शायद 3-4 साल ही छोटी थी और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान भी थे, पर वो डरी सहमी नहीं थी। अस्मा, उसने स्पार्ट अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो यहाँ पर आ गई हो? रिदा ने अब की बार भी मुंह बनाकर पूछा। रिदा, इसकी हालत देखो और तुम इसे किस तरह से सवाल पूछ रही हो, और तुम कैसे सवाल पूछ रही हो इससे? अपने सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले इसको ड्रेस चेंज करने दो। अस्मा ये लो, जाओ ड्रेस चेंज करो, ठीक है? और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना मुझे। शिजा ने बहुत प्यार से उसे कहा तो अस्मा ने उसके हाथ से ड्रेस ले लिया। तुम और तुम्हारा भाई दोनों बहुत सही हो भाई, किसी भी राह चलती लड़की को उठाकर घर ले आते हो, जैसे घर ना हो यतीम खाना हो गया तुम्हारा। रिदा के अल्फाज इंतहाई हद तक आमेज थे। अस्मा ने अपने पीछे वो अल्फाज सुने लेकिन खामोशी से बाथरूम का रुख किया था। उसका कोई ठिकाना नहीं था जहाँ पर वो जाती, इसलिए खामोशी अपना ली। मेरा भाई, मेरे बाप जैसा मेरा भाई, मार दिया उस लड़की ने। तुम सब क्या कर रहे थे? अल्ताफ़ चौधरी ने एक आदमी को गर्दन से दबोचते हुए कहा। भाई सब अचानक हुआ कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। मिला? साला साला वो एसपी मेरे भाई की लाश भी ले गया। अल्ताफ़ चौधरी ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं छोड़ूंगा उस लड़की को, पता करो कहाँ है वो, ढूंढ के लेकर आओ उसे मेरे पास, वो हाल करूंगा उसका कि मौत मांगेगी और मौत भी ना मिलेगी उसे। अल्ताफ़ चौधरी गुस्से से पागल हो रहा था, बस नहीं चल रहा था कि वो लड़की और उसके चीथड़े उड़ा दे। घर भर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। नाहिर सुल्तान की अभी भी वही रूटीन थी। वो तो शायद अस्मा को यहाँ लाकर भूल ही गया था। अस्मा भी ज़्यादातर शिजा के साथ होती और उसके कामों में हाथ बटाती रहती। उनकी दोस्ती हो गई थी। शिजा को वो कमसिन लड़की बहुत अच्छी लगी थी। सीमाब बेगम भी उससे अब ज़रूरत की बात नर्म लहजे में कर ही लिया करती, लेकिन आज वो काफ़ी परेशान थी। रुबीना का फ़ोन आया था कि वो अब उस लड़की को चलता करे। रिदा की इनसिक्योरिटीज़ किसी से छुपी नहीं थी। हर दूसरे दिन वो यहाँ पहुँची होती थी और जिस तरह उस बच्ची को डांट मारती सीमाब चुप ही कर जाती, लेकिन उन्हें रिदा का रवैया काफ़ी बुरा भी लगता था। रात को नाहिर को अकेला पाते वो उसके कमरे में चली गई थी। बेटा अब इस लड़की का कहीं और रहने का बंदोबस्त करवा दो, कब तक यहाँ पर रहेगी? उनके लहजे में कुछ था, जबकि नाहिर के माथे पर बल पड़े। आपको किसी ने कुछ कहा है?
अरे नहीं बेटा, मैं तो बस वैसे ही, अब इसे चले जाना चाहिए ना। सीमा बेगम ने नजरें चुराई। मम्मा, मैं इस केस पर काम कर रहा हूँ इतने दिनों से। जो शख्स मारा गया उसका एक भाई भी है, बहुत बड़ा गुंडा है वो, और इस वक्त वो अस्मा को ढूंढ रहा है ताकि वो इससे बदला ले सके। मैं उसे कैसे जानते बूझते किसी के भी हवाले कर दूं? नाहिर ने सख्त संजीदगी से कहा। बेटा, 2 दिन बाद आपकी शादी है, छुट्टियां ले लें आप। सीमा बेगम ने बात बदली। यार, एक तो आप ये शादी की जिम्मेदारी ज़रूर डाल रही हैं मुझ पर। मैंने कहा भी था अभी मैं नहीं उठाना चाहता। वो माँ को देखता मुंह बना गया। हाँ ना, वो भी तो ज़रूरी है। एक तो आपको ये शादी की जिम्मेदारी ज़रूर डालनी है मुझ पे। वो माँ को देखता मुंह बना गया। हाँ ना, ये भी तो ज़रूरी है। और जानते हो रिदा कितनी एक्साइटेड है इस घर में आने के लिए कि बस कल शादी और वो यहाँ आ जाए। उसे ना बस दूध की कशिश खींचती है। सीमा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। क्या मतलब, समझा नहीं? अरे बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। अब आप छुट्टियां ले लें, ठीक है? सीमा बेगम घबरा के उठ गई। ये मम्मा किस दूध की बात कर रही हैं? नाहिर थोड़ा उलझा, लेकिन सर झटकता उठा और किचन का रुख किया। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर ग्लास में पानी डालते उसकी नज़र सहन में बैठी अस्मा की जानिब उठी। वो पानी पीता उसकी जानिब पड़ा। वो ऊपर आसमान पर चांद और तारों को देखे जा रही थी और किसी गहरी सोच में भी गुम थी। तुम यहाँ इतनी रात के क्या कर रही हो? अचानक से अपने औकब से भारी मर्दाना आवाज़ सुनती वो पूरी तरह डरी। दिल पर हाथ रखते खफकी से नाहिर को देखा। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा आप शहर से बाहर चले गए हैं। एसपी भाई, वो उसके पास आते नॉर्मल अंदाज में बोली। मैं ऑन ड्यूटी होता हूँ। नाहिर ने उसे संजीदगी से देखकर जवाब दिया। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे? अस्मा की ब्राउन शहद आंखें चमकने लगी। बोलो। एक पल को नाहिर उसकी आंखों में खोया था, पर अगले ही लम्हे रुख फेरा। आप मुझे किसी दारुल अमान भेज दें, मैं अब मजीद आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। वो नम लहजे में उदासी से बोली थी। तुमने एक कत्ल किया, पता है तुम्हें? नाहिर की बात पर उसने लब भींचे। और उसका भाई तुम्हारे खून का प्यासा है। तुम घर से बाहर निकली तो वो तुम्हें, मेरा बाप आया था एक दफ़ा यहाँ। अस्मा की बात पर नाहिर के कान खड़े हुए। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? कब, कैसे? वो दूध वाले के रूप में आया था और मुझे कहा कि वापस चलो वरना वो आपके सब घर वालों को मार डालेगा। अस्मा ने परेशानी से कहा। अभी कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ जो नाहिर सुल्तान की फैमिली को मैली आंख से देख सके। और तुम जाओ अंदर, फजूल की सोचों से खुद को आज़ाद रखो। और दरवाजे की तरफ देखा भी तो टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी। वो उसे अंदर की जानिब बढ़ता देख खुद भी गहरी सोच में डूब गया। अब उसे घर की सिक्योरिटी और टाइट करना थी। अरे नानो, आपके आने से तो घर में रौनक हो गई है। हम बहुत खुश हैं कि आप आए। शिजा ने प्यार से अपनी नानी के गिर्द बाहें फैलाई। अरे मेरे बच्चों की शादी है, मैं कैसे ना आती? मेरे आर्यान और शिजा, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आमीन। नानो, नाहिर भैया की भी तो हो रही है शादी, शिजा ने शरारत से कहा। हैं, उसकी किसके साथ शादी हो रही है? ए सीमा, मुझे बताया नहीं? सीमा बेगम ने गहरा सांस भरा और शिजा को घूरा। अम्मा, वो अचानक ही नाहिर का रिश्ता तय किया तो उसके भी साथ ही कर रहे हैं। बात को घुमाना चाहा, पर लड़की कौन है पता तो चले। वो भी नहीं टल रही थी। अस्सलामुअलैकुम। अचानक से अस्मा ने वहाँ आते सलाम किया तो वो सबकी नज़रों का मरकज़ बनी। अरे ये लड़की है क्या? पर ये तो कुछ छोटी नहीं। सैयदा बेगम ने अपना चश्मा दुरुस्त करते पूछा। अरे नहीं नानो, ये तो अस्मा है, मेहमान है यहाँ। भाई की शादी तो रिद। शिजा उठो, तुम किचन में जाओ, देखो कितने काम है वहाँ। सीमा आपने उसे वहाँ से उठाया। अम्मा आप भी क्या सवाल जवाब लेकर बैठ गई हैं? अभी तो आई हैं, होती रहेंगी बातें भी। आप उठें, आराम कर लें थोड़ा सा। सीमा आप उन्हें अंदर कमरे में ले गई। आज नाहिर सुल्तान और रिदा का निकाह था, साथ रुखसती भी थी, जबकि वही शिजा की रुखसती भी थी। एक ही हाल बुक था और सिक्योरिटी का भी सख्त इंतज़ाम था। निकाह के लिए नाहिर और रिदा को स्टेज पर लाया गया। एक जालीदार पर्दा हाइल था दोनों के बीच। एक तरफ खातूने खाना थी तो दूसरी तरफ मर्द हजरात। अस्मा भी आज तैयार हुई, बहुत प्यारी लग रही थी। उसने बहुत शौक से अपने हाथों पर मेहंदी भी लगवाई थी और शिजा ने उसे गजरे भी पहनाए थे। रिदा यूसुफ बिनते यूसुफ सुल्तान, आपका निकाह नाहिर सुल्तान वल जावेद सुल्तान के साथ। सिक्का राइजुल वक्त 10 लाख रुपए तय पाया। आपको ये निकाह कबूल है? 1 मिनट, ये आप क्या बोल रहे हैं? अचानक से सैयदा बेगम ने कहा तो सबकी सवालिया नज़रें उन पर टिकी। क्या हुआ अम्मा? जावेद साहब ने हैरत से पूछा। वहीं सीमा बेगम का दिल जोरों से धड़का। इनका निकाह कैसे हो सकता है? नामुमकिन। सैयदा बेगम ने सर नफ़ी में हिलाया। क्यों, क्यों नहीं हो सकता? अचानक से रिदा ऊंची आवाज़ में बोली।
नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। अरे सीमा, बताया नहीं तूने? क्या बताना था अम्मा जी? अब की बार जावेद साहब भी संजीदा हुए और बेगम को देखा। अरे ये रिदा नाहिर की दूध शरीक बहन है। बात थी कि एटम बम जो नानों ने सब पर फोड़ा। ये क्या कह रही हैं आप? खलील साहब भी परेशान हुए। अरे सीमा, अब याद नहीं जब 1.5 साल की थी ये, तो इसकी माँ किसी काम से जाते इसे तेरे पास छोड़ कर गई थी। तब कितना रो रही थी, किसी फीडर को मुंह नहीं लगा रही थी, और फिर तूने इसे अपना दूध पिलाया था। नानों ने उसे याद दिलाया तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये बात वो भला कैसे भूल सकती थी? पलटकर नंद को देखा, जिन्होंने सर नफ़ी में हिलाया। वक्त हाथों से फिसल चुका था। उन्होंने अपनी नंद के कहने पर ही ये सच छुपाया था, क्योंकि उनकी बेटी रीता नाहिर को पसंद करती थी और शादी की ख्वाह थी। पर अब तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी थी। सब बड़े सर जोड़कर बैठ गए। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। नाहिर को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। अचानक एक ट्विस्ट आ गया और फिर सबने यही तय किया कि नाहिर और रिदा का निकाह नहीं होगा। रिदा की खाला ने उसी वक्त अपने बेटे का नाम आगे कर दिया कि वो रिदा को ब्याना चाहते हैं, और यूं पलक झपकते सब बदल गया। रिदा ने खूब वावेला मचाया, लेकिन बाप के सामने उसकी दाल न गली। नाहिर सुल्तान स्टेज से नीचे उतरा। रिदा रोते हुए ब्राइडल रूम में चली गई। सभी उसके पीछे भागे। अगर ऐसी बात है तो फिर शिजा का भी भाई से निकाह खत्म करवाएं, वो भी तो बहन हुई ना। अचानक रुखसती के वक्त रिदा ने नया शोशा छोड़ दिया। अरे लड़की, तुम दूध शरीक बहन हो, वो नहीं। अगर किसी एक बच्चे या बच्ची ने दूध शरीक किया हो तो वो उस औरत, लेकिन दूध पीने वाले बाकी बहन भाई उसके कजन ही रहते हैं। नाहिर और शिजा की दूध शरीक बहन रिदा थी, इसलिए निकाह नहीं हो सकता था। पर शिजा और आर्यान का निकाह हो सकता था, क्योंकि वो दूध शरीक नहीं थे। अरे ओ यूसुफ, बेटी को थोड़ा पढ़ा लिखा ही लेते, कुछ समझ बूझ आ जाती। नानों ने माथे पर बल डाले कहा तो रिदा को सख्त गुस्सा चढ़ा था उस वक्त। सीधी तरह कहते क्यों नहीं कि आप सबने मिलकर प्लानिंग की है मुझे और नाहिर को अलग करने की, और हम ऐसा क्यों करने लगे? नानों ने गुस्से से पूछा। ताकि नाहिर का निकाह उस लड़की से हो जाए। ये कमसिन लड़की भाग गई है ना आपके नवासे को, इसलिए सबने मिलकर रास्ते से हटाया है मुझे। लेकिन मैं भी आप सबको बता दूं, किसी को माफ़ नहीं करूंगी मैं। आप सबने मिलकर मेरा दिल तोड़ा है, खासकर ममा, आपने ऐसे मोड़ पर आकर मारा है कि रिदा मर गई है आपके लिए। अब सिर्फ एक लाश को रुखसत कर रहे हैं आप लोग। रिदा कहते ब्राइडल रूम से बाहर निकली तो अस्मा से टकरा गई। उसे वहाँ से ज़ोर का धक्का देते वो आगे बढ़ गई थी, जबकि वहाँ मौजूद सीमा बेगम, रूबीना बेगम, खलील साहब और यूसुफ साहब और जावेद साहब समेत शिजा, आर्यान और नाहिर भी हक्का बक्का थे। आप सब ने मेरी बेटी पर जुल्म किया है। यूसुफ साहब दुख से कहते बाहर निकल गए। आर्यान भी गहरा सांस भरता बाप के साथ पीछे निकला था। मेरी बेटी का दिल दुखा के क्या मिला आपको? वो रोती हुई रुखसत होकर गई है, जिसकी आंख में हम कभी एक आंसू न आने देते थे। आपने उसको रुला दिया। रूबीना बेगम ने अफसुर्दगी से बाप को देखा और बाहर निकल गई। अरे ये पागल वागल तो नहीं हो गए? क्या इस्लाम को भूल गए हो तुम लोग, जो इस तरह की बातें कर रहे हो? अभी अंदर ये सारी बातें चल रही थीं कि बाहर शोर उठा। वो सब भागे कि बाहर निकल कर देखा तो रिदा ज़मीन पर गिरी पड़ी थी और एक कोहराम मचा हुआ था। आगे बढ़कर आर्यान ने बहन को उठाना चाहा, लेकिन उसका बेजान वजूद देखता उसे अपने हाथों पैरों से जान निकलती महसूस हुई। वो भी वहीं बैठ गया था ज़मीन पर। हाय मेरी बच्ची, मार दी। रूबीना बेगम ने बैंड डालना शुरू कर दिया। नाहिर ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज़ चेक की, जो रुक चुकी थी। पर अचानक कैसे वो गिर के मर सकती थी? कोई चोट का निशान भी नहीं था, कहीं से खून भी नहीं बह रहा था, कुछ भी नहीं था। फिर कैसे वो मर गई? ये एक मुहिमा सा बन गया था। नाहिर ने सामने बेसुध बैठे आर्यान को देखा और दूसरी नज़र अपनी बहन पर डाली, जो दुल्हन बनी आंखों में आंसू लिए खड़ी इधर उधर देख रही थी। पूरे शादी हॉल में शोर शराबा मच गया था। रिदा की डेथ हो गई थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मरी कैसे। नाहिर पूरे हॉल की सिक्योरिटी कैमरास चेक करवा रहा था, पर उसे कुछ नहीं मिला। रिदा चलते चलते अचानक सर पकड़ते लहराती ज़मीं बोस हुई। और फिर वो डैड, ऐसा कैसे मुमकिन है? नाहिर कंट्रोल रूम से बाहर आया तो बहुत परेशान था। आर्यान सुल्तान अपनी फैमिली के साथ बहन की लाश को बाहों से उठाए हॉल के दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक करख्तगी थी, जैसे सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख देगा। वो शिजा को भी छोड़ गया था, किसी ने उसको साथ ले जाना ज़रूरी नहीं समझा। नाहिर अपनी फैमिली के साथ वहीं खड़ा रह गया। शिजा माँ के गले लगकर रो रही थी। सभी की आंखें अश्कबार थीं।
आज रीता को बिछड़े 1 हफ्ता हो चला था। पूरे घर में सोगवारी की कैफियत छाई थी। शिजा अपनी वालदा के साथ आती थी, दिन भर रहती थी और शाम को वापस चली जाती। सबने जैसे उस फैमिली से बायकॉट कर दिया था। अस्मा एक बार भी वहाँ नहीं जा सकी, ना उसे किसी ने जाने की इजाज़त दी। शिजा और सीमाप ने भी उससे कलाम करना कम कर दिया था। वो सारा दिन कमरे में रहती कि अचानक एक रात को उसकी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। घबरा कर वो उठ बैठी। दस्तक बार बार हो रही थी। वो सब घबरा गई। धड़कते दिल के साथ खिड़की के पट खोले तो वो शख्स अचानक एक चिट फेंक कर चला गया। अस्मा ने जल्दी से खिड़की का पट बंद किया और उस चिट को उठाकर देखा। उसमें लिखी तहरीर पढ़कर उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींची और चिट को फाड़कर फ्लश आउट कर दिया। अगले ही पल खिड़की फिर से दोबारा बजी। वो घबराकर दरवाज़ा खुलती बाहर भागी थी। उसका रुख सीधा नाहिर के कमरे की जानिब था। बिना दस्तक दिए वो अंदर दाखिल हुई। नाहिर अभी अपनी स्टडी रूम से अपने कमरे में आ रहा था। वो एक मीटिंग में था। अचानक अस्मा उसके सीने से आ लगी। नाहिर तो अपनी जगह स्टिल हुआ। मुझे बचा लें एसपी भैया, मुझे बचा लें। वो डरी सहमी उससे लिपटी हुई थी, जबकि नाहिर तो अपने दिल की धड़कनों को ही नहीं संभाल पा रहा था। वो तो उसके सीने से ऐसे लिपटी थी जैसे अलग होना ही नहीं चाहती। हवा का भी गुजर मुमकिन ना था। नाहिर ने होश में आते उसे खुद से अलग किया। अस्मा गहरे सांस भरती उसे देखने लगी। उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, नहीं, वो मेरे कमरे में, अस्मा ने टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहा तो नाहिर बिना वक्त ज़ाया किए उसके कमरे की जानिब भागा। आजकल वो गेस्ट रूम में ही रह रही थी, क्योंकि सीमाप बेगम ने उसे शिजा के साथ रहने से अब मना कर दिया था, जिस पर वो बिना कुछ कहे मान गई थी। उसे बस छत चाहिए थी, जो यहाँ से बेहतर उसे कहीं नहीं मिल सकती थी। यहाँ तो कोई नहीं है। नाहिर ने सब तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो वहाँ खिड़की में। अस्मा ने उसे वहाँ इशारा किया तो नाहिर ने अंदर बाहर सब जगह देख लिया, पर कोई नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर सिक्योरिटी भी चेक करवाई, पर कुछ भी किसी ने नहीं बताया। सब जगह से क्लियर जवाब आया, तुम्हें गलत फहमी हुई है अस्मा, अब चुपचाप सो जाओ, आवाज़ ना आए अब तुम्हारी। वो उसे डांटने लगा तो अस्मा ने इस बात में सर हिलाया और नाहिर बाहर निकल आया। उसके बाहर जाते ही अस्मा ने अपने आंसू पोंछे और दरवाज़ा बंद किया। नाहिर को अस्मा के कमरे से निकलते देख खलील साहब के दिल को जैसे हाथ पड़ा। वो जो बाहर खटके की आवाज़ सुनकर आए थे, ये सब देख वापस अंदर चले गए। अब सारी रात उनकी सोचों में कटनी थी। क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने शिजा की रुखसती लेने से इनकार कैसे कर दिया? शिजा आर्यन भाई के निकाह में है, उन्हें ये सब करना ज़ेब नहीं देता। सीमाप बेगम के पूछने पर रुबीना ने आज उन्हें फ़ोन पर जवाब दे दिया था, और ये जवाब नाहिर सुल्तान के सुनने की देर थी। आपे से बाहर हो गया था वो। बेटा, फ़िलहाल तुम इन सब बातों को रहने दो, हम बड़े ये फैसला कर लेंगे। उनकी बेटी की डेथ हुई है, इतनी जल्दी तो वो भूलने वाले नहीं है ना? जावेद साहब ने चश्मा उतारते एक तरफ रखते कहा, जब सब पता था आपको, फिर आपने मेरा रिश्ता क्यों किया था वहाँ पर? अगर पहले ही दिन ये सब उसके दिमाग में ना डालते तो आज ये नौबत ही ना आती। और रिदा, नाहिर ने दुख से बात अधूरी छोड़ दी, मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ। तुम्हारी फूफो की ख्वाहिश थी कि रिदा की शादी तुमसे हो, वो पसंद करती थी तुम्हें, और बस गलती हो गई जो बचपन में उसकी भूख मिटाने के लिए। सिमाक बेगम रो दी। अब इसमें रोने धोने वाली क्या बात है? जो होना होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह ना चाहे तो एक पत्ता भी ना हिल सके। अब इस बात को कुछ दिन के लिए रफा दफा कर दो। जितना ज़्यादा जोर लगाया उतनी ज़्यादा बात बिगड़ेगी। थोड़ा वक्त गुजरने दो, मैं खुद आर्यन से बात करूँगा। समझदार लड़का है, वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगा जिससे हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती हो। जावेद साहब को आर्यन पर पूरा भरोसा था, जबकि ये तक नहीं जानते थे कि वो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा या तोड़ डालेगा उन्हें। इस सब के बरक्स खलील साहब की गहरी नज़र अस्मा पर थी, जो यहाँ थी तो सही, लेकिन उसका अंदाज़ उन्हें कुछ बदला बदला लग रहा था। वो जब से यहाँ आई थी तब वो जब यहाँ आई थी तो और तरह का अंदाज़ था। आज उसके अंदाज में तब्दीली महसूस कर रहे थे वो ये भी नहीं जानते थे कि वाकई ऐसा कुछ है या ये सब उनका वहम है। पर उन्हें अब नाहिर और उसके बीच का ताल्लुक खटकने लगा था। रात को सोते अचानक लाइट बंद हो गई। एसी ऑफ हुआ तो नाहिर की आंख भी खुल गई। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, वो एसी ऑन करके रखता था। लाइट जाए तो जनरेटर ऑन हो जाता था, पर इस वक्त लाइट का जाना उसे समझ नहीं आया। एक मुकम्मल खामोशी का राज था घर में। नाहिर को कुछ गड़बड़ लगी। सिक्योरिटी गार्ड को कॉल मिलाई, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। नाहिर उठता, दराज से गन निकालता बाहर निकला तो देख हैरान रह गया। पूरे घर की लाइट थी सिवाय
उसके और गेस्ट रूम के। वो चौकन्ना होता गेस्ट रूम की जानिब बढ़ा। वहाँ अस्मा थी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वो आगे बढ़ता, फ़ौरन दरवाज़ा खोलता, सामने गन कर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन उसे अस्मा कहीं दिखाई नहीं दी। वो मुड़ने लगा था कि अचानक एक तरफ से अस्मा आती, लड़खड़ाते हुए उसके ऊपर गिरी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो तुम्हें भाई कहा था। रात के अंधेरे में तुमने ऐसा क्यों? उसी पल कमरे की लाइट्स ऑन हुई। सबके घर के सभी अफराद वहां पर जमा होने लगे। अस्मा को नाहिर की बाहों में बेहोश और बिखरी हालत में देख सबकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। जावेद साहब ने आगे बढ़कर खींच के उसे एक थप्पड़ मारा। माँ ने भी मुंह फेर लिया। दादा जान ने लब भींचे नाहिर को अफसोस से देखा, जबकि शीशा ये सब देखती वहां से उल्टे कदमों बाहर निकल गई। बाबा, मम्मा, प्लीज़ ये सब। नाहिर बोल नहीं पा रहा था। वो जो खुद को एसपी कहलवाता था, बड़े से बड़े केस मिनटों में सॉल्व करता था, आज अपने सामने इतने बड़े केस में खुद ही फंस गया था। अस्मा उसकी बाहों में बेसुध थी। उसकी हालत से आया लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की हो। और इस बात का खुलासा भी सुबह हो गया, जब अस्मा ने रोते हुए अपने लिए इंसाफ मांगा। तब दादाजी उन दोनों का निकाह पढ़वाने का फैसला कर गए। नाहिर बिल्कुल चुप हो गया। उसने निकाह से इनकार नहीं किया, बल्कि खुशी से यह निकाह कर लिया। सभी घर वाले उससे खफा थे। किसी को भी उससे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। ये खबर आर्यान के घर वालों तक भी पहुंच गई। वो सख्त आग बबूला हुए, इतना भी कोई बेरहम कैसे हो सकता है? मेरी बच्ची की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी अभी, और भाभी ने अपने बेटे का निकाह रचा लिया। सच कहती थी रिदा, उनके इरादे पहले से ही ठीक नहीं थे। ये दूध शरीक भाई का तो खाली खेल खेला था। मुझे पता है नाहिर उस लड़की को पसंद करता था। झूठ बोला भाभी ने मुझसे। ये किसको पता कि उन्होंने रिदा को दूध पिलाया या नहीं? माँ को भी साथ मिला लिया होगा। मेरी बच्ची को मार दिया इन्होंने। वो बैंड डाल डाल कर रो रही थी। यूसुफ साहब की आंखों में भी ढेरों ढेर आंसू थे उस वक्त। आर्यान बिल्कुल खामोश बैठा गहरी सोच में था। उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। नाहिर पुलिस स्टेशन से रात देर गए लौटा। वो बहुत थक गया था। निकाह के बाद वो एक सेकंड के लिए भी घर नहीं टिका। घर वालों की बेयकीन नज़रों का सामना नहीं कर सकता था वो। ये यकीन करके कि सब सो गए हैं, वो घर लौटा। सहन से गुजरते उसका टकराव उसके दादा जान से हुआ, जो शायद उसी का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी बात सुनता वो उन्हें बेयकीनी से देखता अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गया। कमरे में कदम रखा तो नीम रोशनी में उसकी नज़र सामने बिस्तर पर लेटी अस्मा पर पड़ी, जो बेखबर ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही थी। जिसकी इज्जत लूटी हो और फिर उसी से निकाह हो जाए, उसे इतनी बेखबरी की नींद कैसे आ सकती है? नाहिर ने आगे बढ़कर उसके करीब बैठते उसके चेहरे को देखा, जो इंतहाई मासूम था, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर से वो एक बहुत बड़ी बला थी, डाइन थी, जो उसके घर की खुशियों को निगल रही थी, बहुत धीरे धीरे। लेकिन नाहिर सुल्तान उसकी चाल में आने वालों में से नहीं था। अस्मा के चेहरे पर हाथ फेरता वो अपना हाथ उसकी गर्दन पर लाया और धीरे से दबाया उसकी गर्दन को, कि अस्मा की आंख खुल गई। उसने सटपटाकर नाहिर को देखा, जो उस पर झुका उसकी गर्दन पर अपने हाथ की गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता साफ कर रहा था। नाहिर, क्या क्या? छोड़ो मुझे। वो हकलाई, अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को छुड़ाना चाहा। रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा। नाहिर ने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। वो घबराकर बैकग्राउंड के साथ जा चिपकी, सिर्फ गर्दन का नाप दे रहा था। फांसी का फंदा तैयार करवाना है ना? वो अपनी जगह से उठता, पानी ग्लास में उड़ेलते कहने लगा, फांसी का फंदा? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? वो अपनी सांसें बहाल करते पूछने लगी। तुमने? पानी पीते ग्लास लहराया। अरे ये क्या? मैंने तो पानी पी लिया, इसको चेक किए बिना। अब क्या होगा? नाहिर ने डरने की एक्टिंग की। उसके अंदाज देखती अस्मा मज़ीद खौफ खाने लगी। खैर, मैं नाहिर हूँ, शेर, जंगल का बादशाह। ये जहर आलूद पानी मुझे कुछ नहीं कर सकता। लो तुम भी पियो पानी, तुम्हें ज़रूरत है इसकी। नाहिर ने ग्लास उसकी जानिब बढ़ाया तो अस्मा डर कर पीछे हटी। अरे तुम तो घबरा रही हो। चलो छोड़ो, पानी नहीं पीते, बल्कि आज की रात सेलिब्रेट करते हैं। हमारी सुहाग रात। नाहिर ने अपनी शर्ट के बटन खोलते कॉलर को परे झटका। अस्मा के तो 14 तबक रोशन हो गए। झट से बिस्तर से उठकर दूर जा खड़ी हुई। उसे तवक्को नहीं थी कि नाहिर रूम में आते उसके साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा। अरे कहाँ जा रही हो? मेरे पास आओ मेरी जाने मन। प्लीज़ नाहिर, दूर रहे मुझसे, करीब मत आए। वो घबराए हुए सहमी आवाज़ में बोली, ये तो अब मुमकिन नहीं। कल तुम्हारे साथ मैंने ज़बरदस्ती की और आज तुमने शोर शराबा डाल के खुद को प्लेट में सजा कर मेरे हवाले कर दिया। अब बिना चखे थोड़ी ना जाने दूंगा। आफ्टर ऑल निकाह किया है। नाहिर ने एक ही जश्न में उसे पकड़ा था।
वो चीख मारती। इससे पहले ही नाहिर ने उसके मुंह पे हाथ रखा, उसकी चीख का गला घोंट दिया। श्श, आवाज़ ना निकले, जैसे कल रात तुमने बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाली थी। सब कुछ हो जाने के बाद सबको पता लगा था, ठीक ऐसे ही आज भी आवाज़ ना निकले तुम्हारी, और वो भी पूरी रात। कहते साथ ही उसने उसे बिस्तर पर धक्का दिया। पूरी रात सिसकियों की आवाज़ गूंजनी चाहिए, तभी नाहिर सुल्तान के दिल को सुकून हासिल होगा। नाहिर ने शर्ट उतार दूर उछाली तो अस्मा रोते हुए पीछे की जानिब खिसकी। नाहिर ने उसे टांगों से पकड़े अपनी तरफ खींचा। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते नाहिर, प्लीज़ प्लीज़, वो इल्तजाई अंदाज में रोते बोली। ज़बरदस्ती तो मैं कल रात कर चुका हूँ जाने मन, अब तो हक वसूली का वक्त है। रात को अंधेरे में इज्जत लूटी, अब इस कमरे की रोशनी में वो इज्जत वापस लौटाऊंगा। मतलब घबराओ नहीं, बहुत प्यार से समेटूंगा तुम्हें। नाहिर ने उसकी गाल पर थपकी दी। प्लीज़ पीछे हटें, अभी मैं 18 की भी नहीं हुई। वो एक और जवाब पेश कर गई। अरे हाँ, तुम तो 17 साल की हो ना, नाहिर ने पुरसोच अंदाज में कहा। पर निकाह के वक्त ये बात क्यों नहीं बोली तुमने? फिर तो हमारा निकाह भी जायज़ नहीं, तुम तो 18 की हो ही नहीं। निकाह नामे पर वली में तुम्हारा अपना कोई नहीं था ना, मेरे दादा का नाम लिखा है। खैर, अब दुनिया वालों के सामने तो निकाह हो गया, तो अब सुहाग रात मस्त है। बीच में मत टोकना, क्योंकि जब कोई मेरे काम के बीच में टोके तो मुझे शदीद गुस्सा आता है, और गुस्से में मैं सामने वाले की जान भी ले लेता हूँ। जानती होगी तुम, ये सब कुछ जानकर ही यहाँ तक पहुँची हो ना, है ना? पीछे हटो। अचानक से अस्मा ने उसके पेट में ज़ोर से अपनी कोहनी मारते पीछे धक्का दिया था उसे। उसकी गिरफ्त हल्की थी, उसने खुद ही उसे छोड़ दिया। वो दूर खड़ी होती रोए भी जा रही थी और हंसे भी जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यूज़ करके फेंक दोगे और मैं चुपचाप अपना इस्तेमाल उन्हें दूंगी? वो जिस तरह बोल रही थी, नाहिर खामोशी से उसे सुन रहा था। मैंने उस बड़े गुंडे को नहीं बख्शा जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहा, उसको उसके अड्डे पर मार कर फेंक कर आई थी मैं। अस्मा ने नफ़रत और हक़ारत से कहा। तुम्हें लगता है कि अस्मा को हासिल करना बहुत आसान है? वो उस वक्त जिस अंदाज में बात कर रही थी, नाहिर को एक पागल लड़की लग रही थी। तुम्हें हासिल कर चुका हूँ, तुमसे निकाह करके, अब तो सिर्फ तुम पर अपनी मोहर लगानी है, नाहिर संजीदगी से कहता फिर से उसकी तरफ पेशकदमी करने लगा। दूर रहना मुझसे एसपी, वरना 1 मिनट लगाऊंगी ऊपर पहुंचाने में। वो करीब दराज में से गन निकालती उस पर तान चुकी थी। नाहिर के कदम वहीं थम गए। उसके पास भी गन थी, ये बात नाहिर के इल्म में क्यों नहीं आ सकी? उसे खुद पर गुस्सा आया। क्या हुआ? द ग्रेट एसपी नाहिर सुल्तान, शौक लगा मुझे यूं देखकर? अभी तो बहुत सारे शौक लगना बाकी हैं, थोड़ी हिम्मत बचा के रखना, बहुत सख्त झटके लगने बाकी हैं। वो तो मैं इंतज़ार में हूँ जाने मन, तुम ही नहीं सुन रही कोई बात। नाहिर ने ड्रेसिंग टेबल पर बैठते सीने पर हाथ बांधे थे। अपनी बकवास बंद करो तुम मेरे बाल को भी मेरी इजाज़त के बिना नहीं छू सकते, समझे तुम? फिर रात को किसने छुआ तुम्हें? वो मैं ही तो था। रात को अंग अंग देख भी चुका हूँ और छू भी चुका हूँ, अब इतना भी क्या शर्माना जाने मन। नज़दीक आओ और मेरे गले लग जाओ। रात भी 14वीं की है, चांद भी हमारे मिलन की ताक में बैठा है। वो देखो, खिड़की से बाहर इशारा करते उसने कहा। रात को हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, समझे तुम? वो गुस्से से दबा दबा चिल्लाई। मैं कैसे यकीन कर लूं, मैं तो तुम पर हावी था ना रात को। नाहिर ने आईब्राउ झुकाए तो वो तमस्कराना अंदाज में हंसी। तुम तो क्या, किसी की जुर्रत नहीं कि वो अस्मा को छू भी सके, अस्मा उसके टुकड़े टुकड़े ना कर दे। अच्छा, फिर झूठ बोलकर शादी क्यों की मुझसे? मोहब्बत हो गई है क्या मुझसे? नाहिर के सवाल पर अस्मा का दिल जोरों से धड़का, लेकिन अगले ही पल वो खुद पर काबू पा गई। मोहब्बत का लफ्ज़ मेरी लाइफ डिक्शनरी में नहीं है। अब के बार आवाज़ धीमी थी। नाहिर ने उसकी जानिब पेशकदमी की तो वो गन तान गई उस पर। दूर रहो, इस भूल में मत रहना कि मैं गोली नहीं चला सकती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर जानना चाहते हो तो सुनो, मेरा यहाँ आना इत्तफाक नहीं बल्कि प्री प्लान था। उस फहद चौधरी को ऊपर पहुँचाने के बाद अगला नंबर तुम्हारा ही तो था एसपी, और तुम चाहते थे कि मैं किसी और के साथ चली जाऊँ। मैं उदास हो गई, रोने लगी। तुम मुझे अपने घर में ले आए और फिर यहाँ से शुरू हुआ मेरा इंतकाम। कैसा इंतकाम? नाहिर को जो जानना था आज वो उस पर खुल जाना था। याद करो नाहिर सुल्तान, ठीक 4 माह पहले तुमने एक घर पर रेड मारी थी, लेकिन जब वहाँ से कुछ बरामद ना हुआ तो तुमने वो घर बॉम्ब से उड़ा दिया। बोलते हुए अस्मा की आंखें और लहजा नम हुआ था। नाहिर को सब याद था। उस घर में मेरी मासूम बहन भी थी, मेरी जुड़वां बहन उसवा, जिसे तुमने एक पल में सीधा ऊपर पहुंचा दिया। तुफ है तुम पर, इतना बड़ा गुनाह करके ज़रा सा खम नहीं आया तुम्हारी आंख में? इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं तुम में, ज़रा इंसानियत नहीं बची।
बेहिस इंसान, वो चिल्ला उठी। आगे बोलो, नाहिर ने स्पार्टन अंदाज में कहा तो वो सर इस बात में हिलाते उसे तंज भरी नज़रों से देखने लगी। मैं यहाँ तुम्हारे पूरे ख़ानदान समेत तुम्हें दफन करने आई हूँ नाहिर सुल्तान। और ऐसा हो भी जाता अगर वो रिदा बीच में ना आती। अस्मा ने अफसोस से गर्दन हिलाई थी। क्या किया तुमने रिदा के साथ? नाहिर ने ड्रेसिंग की टेक छोड़ दी। कुछ खास नहीं, बस छोटी सी पिन थी जिस पे पॉइजन था। उसके बाजू में पेवस की थी। जब वो मेरी तरफ बढ़ी थी मुझ पर टकरा के गिरी। मैंने वही सुई उसके अंदर उतार दी। अस्मा ने बहुत फख्र से बताया। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? नाहिर गुस्से से आगे बढ़ा कि वो गन से उसे पीछे हटने का इशारा कर गए। मेरी असलियत जान गई थी वो। मेरी असलियत सब पर खोलने वाली थी, पर मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया। अब वह अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाएगी भाई, और वो भी दिल खोल के। मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर निकाह करने की वजह? नाहिर के माथे पर बल पड़े तो वो मुस्कुराई। तुमने जो पानी पिया वो साफ था, पर तुम्हारे घर वालों के कमरों में जो पानी रखा गया है ना, वो साफ है या नहीं उसका अंदाज़ा नहीं। अस्मा की बात पर नाहिर ने लब भींच कर बाहर जाना चाहा, पर अस्मा ने उसे रोक लिया। हाँ, आज नहीं, पूरे घर को एक साथ ऊपर पहुंचाऊंगी। डोंट वरी, अपनी बहन की मौत का बदला ज़रूर लूँगी। तुम्हारी बहन जिंदा है। नाहिर की बात पर अस्मा के पैरों तले से ज़मीन खिसकी। उसने बेयकीनी से नाहिर को देखा। उस घर को बॉम्ब से उड़ाना था, ऑर्डर था हमें। वहाँ से सारा माल निकाला तो तुम्हारी बहन को भी निकाल लिया गया। नाहिर ने उसके सर पर बॉम्ब फोड़ा। झूठ बोल रहे हो ना तुम? मेरी बहन वो जिंदा है। अस्मा की आवाज़ लड़खड़ाई थी। यही सच है, वो पुलिस कस्टडी में 4 माह से उसे वहाँ कैद किया गया था। वो अब्बा ने वो बहुत जुल्म करता था मेरी उसवा पर, बहुत मारता था। अस्मा रो पड़ी। नाहिर ने एकदम झटके से उससे गन लेते उसकी कनपटी पर रखी। वो ज़रा सा घबराई। मेरी बहन से मिलवा दो एक बार, फिर चाहे मेरी जान ले लेना, वो उससे मिन्नत भरे लहजे में बोली। 19 साल 3 माह और 8 दिन, यही उम्र है ना तुम्हारी? नाहिर उसके कान में सरगोशी करते बोला। अस्मा का दिल धक से रह गया। मेरे घर में उसवा की हमशक्ल अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से आई थी। नाहिर की बात पर अस्मा ने पलट कर उसे देखना चाहा, लेकिन उसके हाथ की ग्रिफ बहुत सख्त थी। तुमने मुझे कहा कि दूध वाले के रूप में तुम्हारा बाप आया धमकी देने, और मैंने यकीन कर लिया। नाहिर ने उसे मुकम्मल अपने काबू में किया हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारी नहीं, मेरी मर्जी से हुआ था। और जिस बाप का तुम बोल रही हो ना, वो अपने गुंडों के साथ जेल में बंद है। तुमने झूठ बोला और मैंने सच मान लिया। जानना चाहता था तुम्हारा मकसद क्या है। तुम अपनी बहन का बदला लेने आई थी, लेकिन तुम्हारी बहन सही सलामत है, पर तुमने दूसरे की बहन को मौत की नींद सुला दिया। रिदा को तुमने मुझे माफ़ कर दो, मैं बदले की आग में अंधी हो गई थी, समझ नहीं सकी कि मकाफात अमल भी होता है। मुझे हर सज़ा मंजूर है एसपी, लेकिन मुझे मेरी बहन दिखा दो एक बार। वो रोने लगी। तुम अपनी बहन को खो चुकी हो, अब तुम जेल जाओगी। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त रिदा के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट करता हूँ। नाहिर ने उसे हथकड़ी पहना दी। मैं कहीं नहीं भागूंगी एसपी, हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। बस मुझे उसवा से मिलवा दो एक बार, सिर्फ एक बार। फांसी चढ़ाना चाहते हो चढ़ा दो, गोली मारना चाहते हो तो मार दो, गला दबा के मारना है तो मार दो, लेकिन मुझे उसवा से मिलवा दो। वो उसके सामने हथकड़ी पहने हाथ जोड़ गई। नाहिर ने उसे खींचकर अपने करीब किया कि अस्मा का दिल धक से रह गया। पहले तो मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाना चाहता हूँ, बाकी सुबह उठकर डिसाइड करूँगा कि तुम्हें कौन सी सज़ा देनी है। वो उसके कानों में गंभीर लहजे में सरगोशी करता उसके कान की लो को दांतों से दबा गया। अस्मा ने सिसकी भरी और नम निगाहों से नाहिर को देखा, जिसके देखने के अंदाज पर अस्मा के रोंगटे खड़े हुए। वो उसे बिस्तर पर धक्का देते उस पर साया फिगन हुआ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने धोखे से निकाह किया है तुमसे, तुम्हें फंसाया है। तुम मुझसे ताल्लुक़ कैसे जोड़ सकते हो? निकाह होते ही तुमसे ताल्लुक़ जुड़ गया है अस्मा, अब वक्त है इस ताल्लुक़ को निभाने का। नाहिर ने उसका दुपट्टा धीरे से एक तरफ उठाकर रखा और उस पर झुकता उसे बेबस कर गया। अस्मा के हाथ हथकड़ी में जकड़े थे और उसके हाथ सर के पीछे पिन किए और अपनी दस्तरस में लिया। बिन बादल की बरसात में बरसते दोनों ही भीगने लगे। 14वीं का चांद भी उनके मिलन को देखता रहा। बादलों की ओट में शर्मा कर वो भी छुप गया, जबकि अब कमरे में मायनी के इस खामोशी की गूंज थी। सुबह आँख खुली तो वो बस यकटुक छत को तके जा रही थी। नाहिर
ने जिस तरह से उससे अपना हक लिया था वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। रात को तरस खाते उसने उसकी हथकड़ी तो खोल दी, लेकिन वो भाग नहीं सकती थी। भाग कर कहाँ जाना था उसने? उसे तो बस उसवा से मिलना था, अपनी जुड़वा बहन से, जो उस वक्त नाहिर की कैद में थी। उसी की खातिर तो उसने अपना आप हारा था। नाहिर ने उसके ऊपर अपनी भारी बाजू रखी हुई थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी। उसे तो अब सांस लेना दूभर हो रहा था। बहुत आराम से उसका बाजू हटाना चाहा तो नाहिर ने उसे उसी बाजू से खींच कर नजदीक किया। अस्मा की धड़कनों ने फिर से शिद्दत पकड़ी थी। रात भर उसे अपनी शिद्दतों से रुलाता रहा। कहाँ जा रही थी? गंभीर लहजे में पूछा। आपने जो कुछ भी रात को किया उस पर आपको जरा शर्मिंदगी नहीं? एक कातला के साथ आपने अपने तन्हाई के लम्हों को गुजारा, जबकि वो आपकी कज़न कातिल हूँ मैं। वो आंसू जब करते बोली, तुम्हारे लिए इससे बढ़कर और क्या सज़ा होनी चाहिए थी? और वैसे भी अभी तो ये आगाज़ है तुम्हारी सज़ा का। वो उसे करीब करता हुआ बोला था, मुझे आपकी दी हर सज़ा मंजूर है एसपी, प्लीज़ मेरी बहन को मिलवा दो मुझसे। वो उसके आगे हाथ जोड़ गई तो नाहिर लब भींचे पीछे हटा और खामोशी से बाथरूम का रुख किया। नाहिर ने वारी ऐसी जगह पर किया था कि वो चाहकर भी अब वहाँ से नहीं भाग सकती थी। सभी उस वक्त हॉल कमरे में मौजूद थे। सारी सच्चाई से पर्दा उठ चुका था। खलील साहब को भी नाहिर ने इस सारे प्लान में अपने साथ मिलाया था, जिन्होंने हर पल उसकी मदद की। अस्मा सर झुकाए बैठी थी। आर्यान भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ मौजूद था। तुम्हारा दिल नहीं कंपा हमारी बच्ची को मारते हुए जालिम लड़की? किस बात का बदला लेना था तुमने? क्या कसूर था मेरी बच्ची का? रुबीना बेगम की आंखें शिद्दत कुर्ब से भर गई थी। सभी घर वाले उसे नफरत और हकारत से देख रहे थे। तुम्हें हमने इस घर में पनाह दी, अपनी बेटियों की तरह तुम्हें इस घर में रखा, और तुमने इसी घर की बेटी पे वार कर दिया। सीमा बेगम भी दुख से बोली थी, मैं जानती हूँ मेरा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है और मैं अपनी सज़ा भी भुगतना चाहती हूँ। आप सब जो सज़ा देना चाहते हैं मुझे दे दें। वो सर झुकाए अपने आंसू जब्त करते हुए बोली। पल भर को वहाँ खामोशी छा गई। तुम्हें तो मैं सज़ा दूंगी। अचानक से रिदा की आमद ने सबको हैरान कर दिया था। सभी आंखें फाड़े उसे देखने लगे, सिवाय आर्यान और नाहिर के। आर्यान ने उठकर आगे बढ़कर बहन को गले लगाया। अस्मा तो हैरत का बुत बने बैठी थी। रिदा जिंदा थी, लेकिन कैसे? सबको लगा वो मर चुकी है। तो आर्यान उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां पता चला कि उसे जहर दिया गया। लेकिन बर वक्त हॉस्पिटल पहुंच जाने से रिदा की जान तो बच गई, लेकिन उसका दिमाग सो गया। 1 हफ्ता कोमा में रही। सब घर वालों को, रिश्तेदारों को यही कहा गया कि लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया, इसलिए किसी को शक्ल नहीं देखने दी गई और दफना दिया गया, जबकि उसमें रिदा नहीं थी। कोई लावारिस लड़की की मैयत थी जिसका दुनिया में कोई ना था। सर्द खाने से उसकी लाश को लेते रिदा की लाश बनाकर उसे दफना दिया गया। इस सब में आर्यान नाहिर के साथ साथ रहा। वो अस्मा को बेनकाब करना चाहता था, उसका मकसद जानना चाहता था, इसलिए ये सब नाटक किया गया। और फिर वो खुद बोली थी कि उसे अपनी बहन की मौत का बदला लेना था। बदले में मजीद वो कोई गुनाह करती, नाहिर ने उसे उसकी बहन के जिंदा होने की इत्तला दे दी तो उसका सारा बदला वहीं दम तोड़ गया। रिदा से मिलकर सब घर वाले खुश हुए थे। रिदा भी अपने घर वालों से मिलकर बेइंतहा खुश थी। सामने खड़ी लड़की से उसे आज जलन, रकाबत या गुस्सा नहीं, बस अफसोस था। शायद माँ बाप की मोहब्बत के बगैर पलने वाले बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। और रिदा अपने वालिदैन से बेहद मोहब्बत करती थी। उनको देखकर वो सब भूल गई। उसके साथ उसका शोहर भी था, जिसकी सच्ची मोहब्बत पर वो बहुत मुतमईन थी। नाहिर उसका दूध शरीक भाई था। अब नाहिर को देखने का उसका अंदाज बदल चुका था। नाहिर के सब कुछ बताने पर रिदा को जिंदा देखकर सबने अस्मा को भी माफ़ कर दिया, लेकिन उसे अब यहाँ रहने की इजाज़त नहीं थी। अस्मा ने रोती आंखों से नाहिर को देखा। बाबा जान, अब अस्मा मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, ये यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? बेटा, वो सब एक धोखा था, तुमने ही सब बताया अभी, फिर इस निकाह को खत्म। प्लीज़ बाबा जान, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। नाहिर सुल्तान ने लब भींचे कहा। वो सब अस्मा ने क्यों किया आप सब जान गए। अगर माफ़ कर दिया है तो इसे एक और मौका भी दे दें, ताकि ये भी आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी जी सके। नाहिर सुल्तान, जिससे अस्मा सबसे ज़्यादा नफ़रत करती थी, आज वो उसके लिए अपने घर वालों के सामने खड़ा हो गया था। सबसे माफ़ी का ख्वास्तगार था।
अस्मा की तो ज़ुबान तालू से जा चिपकी। वो उसे कितना गलत समझती रही, जबकि वो तो, बेटा अगर तुम्हें इसके साथ अपनी ज़िंदगी को जीना है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। खलील साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा तो सभी ने उनके फैसले को सराहा। अस्मा खुद को मज़ीद ज़मीन में गड़ता महसूस कर रही थी। सब घर वालों की बाहमी रजामंदी से शिजा की 2 दिन बाद रुखसती तय कर दी गई। साथ में नाहिर का वलीमा भी। सुल्तान हाउस में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी। नाहिर सुल्तान अस्मा को उसवा से मिलवाने लाया था, जो एक हॉस्पिटल के करीब ही एक घर में ज़ेरे निगहदाश्त थी। उस पर काफ़ी तशद्दुद हुआ था। इलाज के बाद वो फिज़िकली तो बेहतर थी, लेकिन मेंटली अभी भी ठीक नहीं थी। डॉक्टर परवेज़ उसका इलाज कर रहे थे और उसे नाहिर के कहने पर ही अपने घर बेटी बनाकर भी रखा हुआ था। अस्मा उसवा से मिलकर बहुत रोई। उसवा भी बहन को पहचान गई थी, लेकिन वो अपने इमोशंस ज़ाहिर ना कर सकी। वो उसवा को साथ लाना चाहती थी, लेकिन अभी उसका इलाज चल रहा था, इसलिए वो नाहिर के साथ खामोशी से वापस आ गई। आप सबके दिल बहुत बड़े हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे माफ़ कर दिया। गाड़ी में बैठे उसने नाहिर से कहा। नाहिर ने कोई तबसरा नहीं किया। उसकी खामोशी अस्मा को खली थी। घर आकर वो उसे छोड़कर खामोशी से पुलिस स्टेशन चला गया। अब ये क्यों नाराज़ हो गए हैं? अस्मा को अलग टेंशन होने लगी। वलीमे की तकरीब और शिजा की रुखसती के बाद वो सब घर आ गए। अस्मा कमरे में बैठी उसका इंतज़ार करती घबरा रही थी। जिसने 2 दिन से अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी, आज वलीमे पर भी वो बस ऐन वक्त पर आया, जैसे खाना पूरी की हो। अस्मा की आंखें आंसुओं से भरी। अगर उसका दिल नहीं था तो मुझे छोड़ देता। अपने आंसू पोंछते वो सोच रही थी कि नाहिर कमरे में दाखिल हुआ। उसको आंसू बहाता देख सर नफ़ी में हिलाता उसके पास आन बैठा। अब इन आंसुओं की वजह क्या है? उसका अंदाज बिल्कुल सादा था। आप, यक लफ्ज़ी जवाब आया तो नाहिर उसके मुंह पर जवाब पर सख्त खाइफ हुआ। मैंने तो अभी आंसू देने वाला कोई काम भी नहीं किया। उसकी मायनी खेज बात पर दुल्हन बनी अस्मा का चेहरा गुलाल हुआ था। आपकी बेरुखी की बात कर रही हूँ मैं। सबसे माफ़ी ले ली मेरे लिए, लेकिन खुद माफ़ नहीं किया। वो सर झुकाए बोली, तुम्हें मेरी माफ़ी चाहिए या मोहब्बत? सोच लो। वो उसे खुद के करीब करता डरा गया। दोनों की नज़रों का पल में तसादुम हुआ। दोनों बेख्तियार अस्मा के लबों से निकला। नाहिर को वो लफ्ज़ मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वो लाइट्स ऑफ करता हुआ उसके 14 तबक रोशन कर गया। अस्मा जो बाप के धमकाने पर दुल्हन बनी फहद चौधरी के अड्डे तक पहुंची, वहां से उसे नाहिर सुल्तान की सूरत अपना दुश्मन मिला, जिससे वो बदला लेने की खातिर इस हद तक चली गई कि सही और गलत सब भुला दिया। वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा थी और सब ने उसे माफ़ करके मज़ीद गलतियों से रोक लिया था। उसका बाप और फहद चौधरी का भाई 1 हफ्ते बाद ही पकड़े गए, लेकिन नाहिर को अस्मा के दिमाग में क्या चल रहा था वो जानना था। और फिर निकाह के बाद तो वो हमेशा के लिए उसकी दस्तरस में वैसे ही आ गई थी, जिसे फहद चौधरी के अड्डे पर पहली बार उसकी बहादुरी देखकर दिल दे बैठा था। निकाह के बाद उसने फैसला कर लिया कि वो अब कभी नहीं छोड़ेगा उसे, बल्कि इस रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाएगा, क्योंकि दिल तो गलती कर बैठा था, अब सारी ज़िंदगी भुगतना था। क्या नाहिर का फैसला दुरुस्त था?